नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको कैसा लगेगा अगर आपको ये पता चले कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से 22 महीने से लगातार कोई साइबर अटैकर आपके ही ईमेल्स और आपके ही टेक्स्ट मैसेजेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो और आपको इस बात का पता ही नहीं, और इसी के आधार पर आपको आरोपी घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं भीमा कोरेगांव के एल्गर परिषद के मुख्य अभियुक्त रोना विल्सन, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की थी। तो जी हाँ, इस एल्गर परिषद केस में एक नया मोड़ आया है, और नया मोड़ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस रिपोर्ट की मैं अब आपको बात बता रही हूं, उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि रोना विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई, उनके ईमेल से ऐसे लोगों को ईमेल्स भेजे गए जो कि एल्गर परिषद केस से संबंधित थे, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो चिट्ठियां रोना विल्सन ने नहीं लिखी हैं। यानी कि रोना विल्सन के नाम पर वो चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन जेन्युइनली उन्होंने उन ईमेल्स को नहीं भेजा गया। यानी कि साइबर अटैकर ने मैलवेयर इंस्टॉल किया रोना विल्सन के कंप्यूटर पर, टेक्स्ट ईमेल्स चेंज किए, और उसके बाद जिस तरीके के सबूत उनके कंप्यूटर से मिले हैं उसी के आधार पर एनआईए बार बार इस बात को कहता है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर से बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और इसलिए उनके घर पर रेड डाली गई और रेड करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको बात बताती हूं डिटेल में इसकी। मैसाचुसेट्स की डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है, उसका नाम है आर्सेनल कंसल्टिंग। इस कंपनी को रोना विल्सन की डिफेंस टीम ने पिछले साल अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे कंप्यूटर की जांच करिए, फॉरेंसिक जांच करिए, क्योंकि उन्हें अपने देश की फॉरेंसिक जांच पर विश्वास नहीं है। और अब आर्सेनल कंसल्टिंग ने एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट के आधार पर विल्सन के ईमेल एड्रेस से वारावारा राव, जो कि एक पोएट हैं और 86 साल के हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इस केस में हुई है। तो उनके और विल्सन के बीच में ईमेल एक्सचेंजेस हुए हैं। विल्सन ने उनको ईमेल्स नहीं भेजे हैं, लेकिन वारावारा राव ने कुछ ईमेल्स विल्सन को भेजे हैं, ऐसा दिखाया गया है। उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में ये पूरी खबर इस समय आई है कि किस तरीके से आर्सेनल कंसल्टिंग ने एक रिपोर्ट दी है, जिसने कि एल्गर परिषद केस में जितने भी अभियुक्त हैं उस पूरे केस का बिल्कुल एक नया मोड़ सामने आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि एल्गर परिषद के जितने भी आरोपी हैं उनको फंसाने की साजिश की गई है। अब ये साजिश सरकार की तरफ से की गई है या केंद्रीय जांच एजेंसीज की तरफ से की गई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर है। आर्सेनल कंसल्टिंग के जो प्रेसिडेंट है मार्क स्पेंसर, उन्होंने कहा है कि एविडेंस टैंपरिंग यानी कि सबूत से छेड़छाड़ का ये एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। बहुत ही वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, यानी कि बहुत सारे पेजेस इसमें हैं इस रिपोर्ट में, और उन्होंने पिछले इतने महीनों से वो मेहनत कर रहे थे, और उसके बाद पता चला है कि विल्सन के ईमेल से छेड़छाड़ की गई। और ये कैसे? एक नेटवायर नाम का एक मैलवेयर वो इंस्टॉल किया गया, एक अटैचमेंट भेजा वारावारा राव ने, जिसको विल्सन डाउनलोड नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जैसे ही ओपन किया वो वायरस उसमें आ गया, यानी कि वो मैलवेयर उसमें आ गया, और फिर उस मैलवेयर के जरिए उस साइबर अटैकर ने, जो भी वो है, उस साइबर अटैकर ने उनके ईमेल से छेड़छाड़ की, उसमें टेक्स्ट चेंज किया गया। और आर्सेनल कंसल्टिंग का ये कहना है कि विल्सन के अकाउंट की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सामने आई है, उसमें पासवर्ड्स चेंज किए गए हैं, उसके ईमेल अकाउंट से नए ईमेल्स कंपोज किए गए हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं, और इतने डिटेल सामने आए हैं कि नेटवायर जो मैलवेयर है उसके लॉग्स भी मिले हैं। 57 नेटवायर लॉग्स 2016 और अप्रैल 2017 और 18 के बीच में मिले हैं, जिसमें कि ये ब्राउजिंग वेबसाइट्स, पासवर्ड्स को चेंज करना, नए ईमेल्स को कंपोज करने की सारी ये बातें सामने आई हैं। और इसकी जो डेट्स हैं, एक RAR नाम की एक फाइल है, उसके जरिए इस नेटवायर को का जो पूरा मैलवेयर है वो इंस्टॉल किया गया है। और आपको बता दें कि जब
रोना विल्सन की जब गिरफ्तारी हो रही थी तो और उनके घर पर जब रेड पड़ी थी दिल्ली के मोरेरका वाले घर में, तो उस रेड के एक दिन पहले तक उस ईमेल में छेड़छाड़ की गई है, उसका टेक्स्ट चेंज किया गया है। यहां तक कि कुछ घंटे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके कुछ घंटे तक पहले तक उस साइबर अटैकर ने उनके ईमेल से चेंज किया है। बताया जा रहा है कि 13 लेटर्स हैं, यानी कि 13 चिट्ठियां हैं जो रोना विल्सन, वारा वारा राव और बाकी जितने भी अभियुक्त हैं इसमें, जैसे जिसमें कि सुधाकर और भी इतने सारे जो लोग हैं जिनका बार बार इसमें नाम आ रहा है, जो एल्गर परिषद के इसमें जो अक्यूज्ड हैं, तो उन सब के बीच में जो ये बातचीत हुई है, इन सारी चीजों के सबूत मिले हैं। और आर्सेनल कंसल्टिंग का ये कहना है कि यहां तक कि जो डिफेंस लॉयर है नेहाल सिंह राठौर, उनको भी एक ईमेल भेजा गया था। यानी कि पूरा एक ये नेटवर्क है, एक मैलवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा किया गया जिसमें कि एल्गर परिषद के जितने भी अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके ईमेल्स को हैक किया गया और उस साइबर अटैकर ने सबको जोड़कर कनेक्ट करके और फिर उनको ईमेल्स भेजे गए, अंत में ये दिखाने के लिए कि देखिए रोना विल्सन और बाकी लोग अभियुक्त हैं, इसमें आरोपी हैं और इनके कंप्यूटर से आपको इस तरीके के इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। शायद एल्गर परिषद का जो केस है वो बिल्कुल एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, लेकिन बहुत सारी चौंकाने वाली बात भी आज सामने आ रही है। आज सिर्फ एल्गर परिषद केस का ही मामला नहीं है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, हम ये कहते हैं कि हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी, आप बिल्कुल नेट सैवी बन जाइए, कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, तो आज का जो एक एवरेज कॉमन मैन है वो कितना वल्नरेबल हो गया है। यानी कि कोई भी तरीके का मैलवेयर आपके कंप्यूटर में कोई आकर इंस्टॉल कर दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपके खिलाफ किसी को बदले की भावना से काम करना है तो आपके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप में या फोन में आ जाएंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गिरफ्तार हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही चीजें शायद रोना विल्सन और एल्गर परिषद के जितने लोग हैं आज ये उसका शिकार बने हैं। आज लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके का मैलवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, आपने देखा था कि पिछले साल पेगासस नाम के एक मैलवेयर की भी खबर आई थी, किस तरीके से व्हाट्सएप को हैक किया गया और ऐसे बहुत सारे जो एल्गर परिषद से भी रिलेटेड केसेस हैं और जो नाम हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनको इस तरीके की कॉल्स गई जिससे कि पता चला कि उनके व्हाट्सएप को हैक किया गया। तो आज सवाल ये है कि क्या वो लोग जो कि सरकार से सहमति नहीं रखते, क्या आज उनके खिलाफ इस तरीके का साइबर अटैक होगा और इस तरीके की मैलवेयर टेक्नोलॉजी से आप क्या इन आवाजों को आप बंद करेंगे, इनको शांत करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सरकार इस तरीके के मैलवेयर को या साइबर अटैक को एक नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय जांच एजेंसीज भी कर रही है। हेलो, मेरा नाम मैमूना मुल्ला है और मैं जनवादी महिला समिति दिल्ली के साथ वाबस्ता हूँ। हाल ही में जो भीमा कोरेगांव केस के बारे में जानकारी हासिल हुई है, किस तरह भीमा कोरेगांव के जो उनको आरोपित कहा जाता है उनमें से एक विल्सन के लैपटॉप को हैक किया गया और उसमें मैलवेयर डाला गया, उससे साफ जाहिर है कि उन लोगों को फंसाने की साजिश की गई। और ये क्यों फंसाया गया? क्योंकि ये लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो डिसेंट जो है हमारी सरकार की नजर में गलत है। डिसेंट डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम अंग है। राइट टू डिसेंट डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम अंग है और इसको खत्म करने का मतलब है कि आप डेमोक्रेसी ही को खत्म करने की तरफ चल पड़े हैं। ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके सिस्टम में आकर घुस जाते हैं और एक खुफिया जासूस की तरह काम करते हैं, यानी कि स्पाई करते हैं आपके ऊपर, आपकी हर गतिविधि पर, और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे भी खोल देते हैं ताकि अनावश्यक लोग आपके सिस्टम में घुस आएं और फिर जो उन्होंने गतिविधि करनी है करें। हालांकि किसी के सिस्टम में घुसना स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है, धारा 66 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप साबित कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में आया? तो
इन तमाम सारे संदर्भों में ये बात स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसे आपको कानून के सिद्धांतों के साथ तारसंगत करते हुए अदालत में प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर आपका कोई भी एलिगेशन है किसी कंप्यूटर हैकिंग को लेकर या स्पाईवेयर या मैलवेयर का इस्तेमाल करने की दिशा में कोई आपकी दलीलें हैं, तो कानून कहता है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि इस तरह की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी थी और उस सेंध की वजह से आपके सिस्टम में मैलवेयर आया था और या स्पाईवेयर आया था और उसके तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई थी। अब इन सारी चीजों का एक कनेक्शन है जिसे जोड़ा जा रहा है 1 जनवरी 2018 के इंसिडेंट से, जब दलितों के ऊपर हमला किया गया था और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का एंगल जब नहीं आया था। उसके पहले बार बार ये कहा जा रहा था कि जो समस्त हिंदू अगाड़ी के अध्यक्ष हैं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े, जो कि हिंदुत्व के बड़े नेता माने जाते हैं, तो वो मास्टरमाइंड थे जिस तरीके से दलितों के ऊपर हमला हुआ था 1 जनवरी 2018 में। लेकिन पुणे पुलिस एक नया एंगल लेकर आई अर्बन नक्सल्स का और कहा कि रोना विल्सन और ये जो बाकी लोग हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश ठीक उसी स्टाइल में कर रहे हैं जैसे राजीव गांधी के असैसिनेशन को प्लान किया गया था। लेकिन जब ये अर्बन नक्सल्स का पूरा एंगल सामने आया तो मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े के खिलाफ जो केस था वो पूरा रुक गया। उसके बाद जब सरकार बदली महाराष्ट्र में और वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो ये पूरा मामला एनआईए पे चला गया, एनआईए के पास चला गया, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। उसके बाद जब भी चार्जशीट्स फाइल हुई हैं उसमें नए नए टर्न्स आए हैं सामने। लेकिन अब जो आर्सेनल कंसल्टिंग की जो ये रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि इसमें जो टाइम गैप है, जिस तरीके का टाइम गैप इस्तेमाल किया गया है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में इस साइबर अटैकर ने इस तरीके की एक कॉन्स्पिरेसी रची जिससे कि ये सारे लोगों को, रोना विल्सन और जो एल्गर परिषद के बाकी लोग हैं, उनको एक आरोपी के रूप में दिखाया जा सके। सरकार ने अभी इस पर कुछ ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं, लेकिन लोगों के कान जरूर खड़े हो गए हैं कि अलगर परिषद में जो लोग हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको आज निचली अदालतों से बेल नहीं मिल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप निचली अदालत से बेल ले सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इनकी बेल किसी न किसी आधार पर बार बार रोकी जाती रही है? यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी एंगल हो सकता है, लेकिन सत्य हिंदी पर हम अभी ये नहीं कहेंगे कि सरकार इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। लेकिन हम आपके सामने सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि अगर लोगों को ये लगता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को ये लगता है कि आपके देश की जो फॉरेंसिक लैब है वो आपके साथ जस्टिस नहीं करेगी, तो उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब से वहां की जांच कराई और ये खबर कोई छोटे मोटे अखबार में नहीं बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट में छपी। और जब वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे छापा तो फिर इंडियन मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स ने भी हिम्मत करके इस रिपोर्ट को छापा है, जिसमें कि प्रिंट है, वायर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है। कई प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को अच्छे भरपूर तरीके से इसको छापा है और कहा है कि ये जो आर्सेनल कंसल्टिंग की जो ये रिपोर्ट आई है ये साफ दिखाती है कि रोना विल्सन के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। उनको आरोपी घोषित करने के लिए उनके खिलाफ बदले की भावना से शायद इस तरीके का साइबर अटैक हुआ है, जिसको कि मार्क स्पेंसर, जो कि आर्सेनल कंसल्टिंग के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ये एविडेंस टैंपरिंग का एक बहुत ही सीरियस मामला उनके पास आया है। और वो एक बहुत ही आर्सेनल कंसल्टिंग एक बहुत ही क्रेडिबल कंपनी, बहुत ही भरोसेमंद कंपनी मानी जाती है जो इस तरीके के फॉरेंसिक जांच करती है। तो आज बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत सारे नए एंगल्स भी इस केस में आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो रोना विल्सन के जो लॉयर्स हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने पिटीशन फाइल किया और कहा है कि अलगर परिषद के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 15 वो एक्टिविस्ट हैं, रोना विल्सन है, उनको रिहा किया जाए और केंद्रीय जांच एजेंसीज के रोल पर कुछ ना कुछ टिप्पणी या कुछ ना कुछ संज्ञान इस समय कोर्ट को लेना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इस समय बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक आम आदमी अपने को कैसे महफूज रखेगा। आज अगर आपका फोन अटैक, साइबर अटैक का शिकार हो जाता है या आपके कंप्यूटर का अगर साइबर अटैक का शिकार हो जाता है तो आपको
कैसे पता चलेगा कि आपके खिलाफ एक साइबर अटैक हो गया? और हो सकता है खुदा न खास्ता अगर आप सरकार से सहमति नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपको एंटी नेशनल बना दिया जाए और उसके लिए सरकार के पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे कि देखिए ये आपने इस तरीके के ईमेल्स भेजे थे। या फॉर एग्जांपल मैं जर्नलिस्ट हूं और अगर मैं सरकार की किसी नीति से अगर सहमति नहीं रखती हूं तो मेरे ईमेल से कुछ नकली ईमेल्स किसी को भेजे जा सकते हैं जिनसे मैं रेगुलरली कॉरेस्पॉन्ड कर सकती हूं और मुझे भी एक आरोपी के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो आज सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जो लोग सरकार की नीति से या उनकी पॉलिसी से या उनके किसी भी डिसीजन से सहमति नहीं रखते हैं तो क्या डिसेंटिंग वॉइसेस के खिलाफ इस तरीके का साइबर अटैक सरकार का क्या एक नया हथकंडा है। और दूसरी जो बात है कि आपकी केंद्रीय जांच एजेंसीज इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स किसी के लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ले लेती हैं, लेकिन उसकी क्या वेरीफाई करती हैं? ये जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं, क्या इसका वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है? इस केस में इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि एल्गर परिषद के केस में कि रोना विल्सन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केंद्रीय जांच एजेंसीज ने ठीक से परखा है, जांचा है कि ये एक साइबर अटैक का हमला है। इसको देखने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। तो केंद्रीय जांच एजेंसीज की जो काम करने की प्रक्रिया है उस पर एक बड़ा सवाल है कि आप किसी की गिरफ्तारी कर लेते हैं, उन लोगों को बेल नहीं मिलती, महीनों महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं, लेकिन आप पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्यूटर से मिले हैं क्या वो साइबर अटैक के हमले के तहत किया गया था, किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था। तो उनकी निष्पक्ष जांच पर आज एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक फॉरेंसिक जांच का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फॉरेंसिक जांच है वो कितनी भरोसेमंद है अपने देश की। आप ये देख लीजिए कि ये जितनी डिसेंटिंग वॉइसेस थी, चाहे वो रोना विल्सन हो, चाहे एल्गर परिषद केस के बाकी जो लॉयर्स हों, और आपको बता दें कि मिहिर देसाई जो एल्गर परिषद का केस देख रहे हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये जो सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो केस का आधार है वो बिल्कुल झूठ का आधार है, झूठ को मैन्युफैक्चर किया गया है, इट्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड लाइज। और ये आज रिपोर्ट आर्सेनल कंसल्टिंग की इस बात का एक पुख्ता सबूत है। और अब इस बात की जांच होगी, कैसे होगी, कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, लेकिन एल्गर परिषद केस में एक नया टर्न जरूर आ गया है। और अगर कोर्ट इस पर एक कड़ा संज्ञान लेता है तो केंद्रीय जांच एजेंसीज पर सवाल खड़े होंगे। मैलवेयर किस तरीके से इंस्टॉल आसानी से हो जाता है उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो नेटवायर नाम का जो मैलवेयर है ये बहुत आसानी से $10 में आपको मिल जाता है। उनकी एक बहुत आसान सी गाइड है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस मैलवेयर को आपके कंप्यूटर या फोन पर आपको इंस्टॉल कर सकता है और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तो आप सोच लीजिए कि कितने खतरनाक समय में हम जी रहे हैं, एक इतने डेंजरस टाइम्स में हम जी रहे हैं जहां पर हमारा फोन, हमारा लैपटॉप कितना वल्नरेबल है। और हम डिजिटली जितने प्रोएक्टिव हो रहे हैं उतने ही कहीं ना कहीं सोशली और पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोर भी हो रहे हैं। आपको कोई भी कहीं भी आकर कैसे भी आकर फंसा सकता है। और अगर आप सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं और अगर आपने भूल से भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो आपके सिर पर यह डर जरूर मंडराएगा कि हो सकता है कि आप ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी इस तरीके के इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस पर आपका फीडबैक मुझे चाहिए। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।